जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे एकदम। ठीक है, केमिस्ट्री की डेली तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका प्यारा भाईजान, जो यहाँ पर आपके केमिस्ट्री रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आज भी हम जो हमारा कल एक टॉपिक रह गया था, वांट होप फैक्टर, उस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम थंब करने वाले हैं। साथ ही साथ हम वांट होप फैक्टर से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल की क्लास में हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पीछे का समझा देता हूँ। जो हमने पीछे किया था, पीछे हमने क्या किया था? एबनॉर्मल मोलर मास किया था। क्या किया था? एबनॉर्मल मोलर मास किया था। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? अ, देखो, एबनॉर्मल मोलर मास में क्या होगा, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी से, किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का, किसी भी मोलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोलर मास निकालते हैं। तो तब क्या होता है, जो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या, या पार्टिकल्स की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, कणों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो एक्चुअल मोलर मास होता है, वो एक्चुअल मोलर मास जो होता है वो, और एक्सपेक्टेड मोलर मास जो होता है उससे, उसके अंदर बहुत अलग फ़र्क आ जाता है। यानी कि जो रियल में हमारे पास जो मोलर मास होता है उस सॉल्यूशन का, वो एग्जैक्ट मोलर मास नहीं आता, उससे या तो कम मोलर मास आता है या ज़्यादा मोलर मास आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, कणों की संख्या कम होगी, या तो कण जुड़ गए या फिर टूट गए। टूटने से क्या होगा? ज़्यादा कण बनेंगे, और अगर जुड़ने से क्या होगा? कण कम हो जाएंगे। ठीक है, यही कहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, देखो, एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब मैंने बता दिया। अगर जुड़े तो एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूट गए। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। कौन कौन से केस बताए थे? ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक मोल्स बनाएंगे, एक एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जुड़कर एक पार्टिकल बना देंगे, एक तरह का फॉर्मूला जनरेट कर देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, तो उसके अंदर क्या हो, जो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी वो घट जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ घटी तो पार्टिकल्स की संख्या घटी, पार्टिकल्स की संख्या घटी तो एबनॉर्मल मोलर मास भी घट जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास भी घट जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसका दिया था। ठीक है, इसका पार्टिकल्स भी कम है, और क्या होगा, इधर 2 पार्टिकल्स थे, इधर जाकर एक हो गया है ये जुड़कर। ठीक है, और दूसरे केस में मैंने बताया था, जब आयंस 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 टूटकर 2 बन जाते हैं, एक आयन टूटकर 2 आयंस में बन जाता है। कौन कौन से? एक केटायन और एक एनायन, इन दोनों में बदल जाता है। ठीक है, जिस कारण उसके 2 भाग हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। टूट कर क्या बनेंगे? पार्टिकल्स ज़्यादा। एसोसिएशन होगी या डिसोसिएशन? डिसोसिएशन हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर संख्या, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिस कारण वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये टॉपिक होता है वांट होप फैक्टर। इसी के अंदर होता है, क्या होता है? वांट होप फैक्टर टॉपिक, इसी के अंदर। इसको भी देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखो, इसको क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, होफ बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? देखो, सॉल्यूशन में ये क्या करता है, जब सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, किसी भी, मान के चलो एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला जाता है। ठीक है, तो मान के चलो हम क्या कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं और एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या? पानी ले लो। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में मिलाएंगे, किसी भी सॉल्यूट को, किसी भी पदार्थ को हम पानी में मिलाएंगे, या चाहे सॉलिड हो चाहे कुछ हो वो, ठीक है, अगर पानी में मिलाते हैं, या तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? या तो पदार्थ
टूटेगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर पदार्थ जुड़ेगा, या फिर क्या होगा, या कुछ भी नहीं होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। टूटने को ही हम बोलते हैं डिसोसिएशन, टूटने को ही क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, दो चीज़ें होगी, या तो वो टूटेगा या फिर क्या होगा, या फिर जुड़ेगा पदार्थ। पानी के अंदर कोई भी पदार्थ डालोगे या तो वो टूटेगा या जुड़ेगा। टूटने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी होगा कि टूटेगा भी नहीं और जुड़ेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बराबर पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, समझ आए ना। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर का एक साइन होता है आई, आई। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का साइन आई होता है। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का साइन आई होता है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर रियलिटी में क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया। रियल में इसकी डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन में असली में कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं। यानी कि जब सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को मिला दिया तो सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन के अंदर असली में कितने पार्टिकल्स बने, यानी कि जब सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट मिला दिया तो कितने पार्टिकल्स बने, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स बने या कितने कम पार्टिकल्स बने, वही क्या बताता है, वांट फैक्टर बताता है, वही बताता है वांट फैक्टर। ठीक है, कि सॉल्यूशन में एक्चुअल कितने पार्टिकल्स बने। ठीक है, वही क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर बताता है। ठीक है, दैट्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है शायद एक्चुअल मास बाय एक्सपेक्टेड मास। जो आप एक्सपेक्ट करते हो मास, उसके उसको डिवाइड में लगाया जाता है, हाँ यही होता है। ठीक है, सिंबल इसका आई होता है, आई इज इक्वल टू एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स। ठीक है, एक्चुअल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन मैंने ये तीन केस बताए, इन तीनों केसों में क्या क्या असर पड़ेगा, इसके अंदर क्या असर पड़ने वाला है, इसके अंदर क्या असर पड़ेगा और इसके अंदर क्या असर पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन में हम देखते हैं डिसोसिएशन में क्या होगा। किसमें, डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा। डिसोसिएशन में सबसे पहले आप एक एग्जांपल लेकर समझो, सबसे पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम आयंस का। डिसोसिएशन में क्या होगा, टूटेगा। टूटने का सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है NaCl, सॉरी NaCl कह रहा हूँ, आयंस। क्या है, आयंस। एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। ठीक है, आयंस ही टूटते हैं ज़्यादातर, प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, NaCl नमक, नमक का फॉर्मूला है NaCl। अब क्या होगा, अब इसमें हुआ क्या, देखो हुआ क्या है कि एक पार्टिकल था पहले, ये कितने पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल्स थे, कितने में हो गए, ये दो पार्टिकल्स में चेंज हो गए। यानी कि सॉल्यूशन में जाकर नमक जो है वो अलग अलग हो गया। यानी कि पानी में जब आपने नमक को डाला तो उसमें से Na पॉजिटिव जो है वो इस तरफ आ गया और जो Cl नेगेटिव है वो उस तरफ चला गया। ठीक है, समझ आया, क्या हुआ, ये टूटकर अलग अलग हो गए। ठीक है, टूटकर अलग अलग हो गए, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। इसीलिए हमें नमक घोलने के बाद पानी में दिखाई नहीं देता, उसके दाने दिखाई नहीं देंगे नमक के, वो उसमें मिल गए हैं। किस में मिल गए, पानी के अंदर घुल गए हैं। Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते।
ठीक है। और जो पानी के अंदर स्पेस बचा होगा ना, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो NaCl क्या करेगा, NaCl उसी H2 के पार्ट स्पेस जो खाली है उसके बीच में, वहाँ जाकर छिप जाएंगे, वहाँ जाकर चिपक जाएंगे, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। ठीक है, खारा पानी जिसको बोलते हैं, खारा पानी बन जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल से यहाँ पर दो पार्टिकल्स बने, यानी कि डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। डिसोसिएशन में क्या होगा, पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स बढ़े। ठीक है, यानी कि बढ़ गए, पार्टिकल्स इसमें बढ़ गए। तो इसका वांट हो फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वांट हो फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना कि आई जो है, वाट हो फैक्टर या तो एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन यही होती है, या तो एक से बड़ा होगा या छोटा होगा। वह एक कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब भी अगर बराबर होगा तो उसका मतलब होगा कि उसमें जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। और जहाँ पर कोई बदलाव ना हो तो वहाँ पर वांट हो फैक्टर की ज़रूरत ही क्या है ज़रूरत, वांट हो फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल्स सेम है तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो हमें वांट ऑफ फैक्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम दो केसेस में लगाते हैं वांट ऑफ फैक्टर, एक तो या तो टूटेगा या पदार्थ जुड़ेगा। ये मैंने वैसे ही बताया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मंद बुद्धि होते हैं जो कहते हैं यार एक और चीज़ भी तो हो सकती है, कोई बदलाव ही ना हो, तो उनके लिए मैंने ये लिख दिया था। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स बढ़े तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगी वो एक से बड़ी होगी, आई की वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी, आई की वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बढ़ गए। ठीक है, पार्टिकल्स बढ़ गए, कैसे बढ़े, कैसे बड़ा हुआ, देखो एक्चुअल पार्टिकल्स की कितने पार्टिकल्स बने, एक्चुअल पार्टिकल्स हमें कितना एक्सपेक्ट था, हमें एक्सपेक्ट था एक, हमें कितने पार्टिकल्स एक्सपेक्ट थे, एक एक्सपेक्ट था। ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल से ही दूसरा पार्टिकल्स, दूसरी साइड जो बनेगा वो एक पार्टिकल्स हमें एक्सपेक्ट था, भी एक पार्टिकल ही बनेगा, लेकिन इसने कर ली डिसोसिएशन, यहाँ पर हो गई डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ने बना दिया दो पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल्स हमें एक्सपेक्ट नहीं थे, ये एक्चुअल में बने हैं। ठीक है, हमें एक्सपेक्ट कितने थे, एक थे, तो कितना आया, दो, आई से बड़ा आया, आई से बड़ा ही, एक से बड़ा आया ना आई। ठीक है, समझ आया। अब केस नंबर दो, केस नंबर दो में क्या होगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में क्या होने वाला है ऐसा, एसोसिएशन में क्या होगा ऐसा, देखो न्यूमेरिकल जब भी मिलेगा या तो एसोसिएशन भी मिलेगा या डिसोसिएशन भी मिलेगा, और इसी का एक सबसे बढ़िया जो परफेक्टुअल फॉर्मूला है, सबसे बढ़िया जो चीज़ है, इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको यहीं से बोलेगा वो कि क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, सॉरी मोलैलिटी निकालनी है, मोलर मास निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, वेट निकालना है, ये सब बोलेगा आपको निकालने के लिए। कहाँ से देगा, क्या सिर्फ वांट हो फैक्टर, आपको इसी में से सब कुछ निकालना होगा, इसी में से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड भी देख लेंगे, इसका एक मॉडिफाइड भी देख लेंगे, इसका मॉडिफाइड में जो मॉडिफाई बनाया गया है, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन में हमेशा पार्टिकल्स जुड़ेंगे, हमेशा पार्टिकल्स जुड़ेंगे, तो एसोसिएशन में हमेशा पार्टिकल्स जुड़ने वाला है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, आयन तो कोई ले ही नहीं सकते हम, ठीक है, नॉर्मल लेना पड़ेगा हमें, कोई नॉर्मल लो, तो इसके अंदर ना ज़्यादातर एसोसिएशन में मैंने देखा है, जहाँ भी ज़्यादातर मैंने इसमें क्वेश्चंस में देखा है, चाहे नेट के हो, चाहे एनडीए, चाहे जेडब्ल्यू के हो, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन इसके देखे हैं बेंजोइक एसिड पर, बेंजोइक एसिड पर बने हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, किस पर बने हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड के अंदर डीमर बन जाता है, ये क्या बन जाता है, डीमर बन जाता है, क्या बन जाता है, डीमर। ठीक है, क्या बनता है, डीमर बनता है।
क्या बनता है, डीमर बनता है। और इसका एग्जांपल जो है, अभी बेंजोइक एसिड के ऊपर आप कोई भी पार्टिकल्स लगाओगे, जैसे Cl, CH3, CH4, एनीवे कुछ भी लगाएंगे आप लोग, ठीक है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड के बारे में बताया मैंने, क्या होगा वहाँ पर डिमराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, डिमराइजेशन बनेगी। तो डिमराइजेशन जब बनेगी, तो मैं सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे डिमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। दो पार्ट, इसमें क्या होगा, हमने लिया 2A, यानी कि कोई दो पार्टिकल्स लिए, ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल्स लिया जो दो चीज़ों में प्रेजेंट है, जिसकी संख्या हमारे पास दो है, लेकिन वो है एक ही चीज़ है हमारे पास वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर दो थे, ये कितने थे, दो। अब यहाँ पर जाकर क्या होगा, A2 बन गया। ये क्या हुआ, अब यहाँ ये दो पार्टिकल्स थे हमारे पास, ये इधर जाकर ये बन गया A2। क्या हुआ, हुआ क्या, हाँ, हुआ क्या, जुड़ गए। जुड़ने के कारण क्या हुआ, इधर कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, इधर कितने पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल्स। तो अगर इधर एक दो है, उधर एक है, तो कम पार्टिकल्स हुए, कितने हुए, कम हुए पार्टिकल्स। अब कम पार्टिकल्स होंगे तो वही लगा लो आप, एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास है 1, और हमें एक्सपेक्टेड क्या था कि इधर 2 है तो इधर भी 2 बनने चाहिए। तो एक्सपेक्टेड 2 थे, तो 1/2 0.5, तो क्या 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी, 1 से छोटी आएगी। आई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी एसोसिएशन के अंदर, लेकिन डिसोसिएशन के अंदर 1 से बड़ी ही आने वाली है वैल्यू, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पर कुछ नहीं होगा, डिसोसिएशन वगैरह कुछ नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट्स सिंपल। यही होता है आपका वांट हॉफ फैक्टर। लेकिन इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, जिससे हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी तो नहीं निकालते, मोलर मास निकालते हैं, और मास निकालने के लिए आपको बोला जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास उसके लिए। लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा अभी उनको करने में, काफ़ी सारी क्लासेस बनाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आगाह कर देता हूँ कि कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। कल की 2 या 3 क्लासेस जितनी में होगी, लगभग वो 30 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी 12th क्लास की, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के 30 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, 30 क्वेश्चंस है। उसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी के 30 न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी 30 न्यूमेरिकल्स कराएंगे 3 क्लासों में, 3 क्लासें बनाकर 30 न्यूमेरिकल्स कराएंगे कल की क्लास में एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, जेडब्ल्यू और एनडीए वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर भाईजान ये क्या करवा रहे हो आप बच्चों वाले खेल, एनसीईआरटी हम कब के पढ़ के आ चुके हैं 12th क्लास में। अरे अब आप पढ़ ली होगी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो भी अच्छी बात है, ठीक है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें बेस बनाना है पहले, नींव बनने के बाद घर बनाया जाता है, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग नींव के बाद ही बनती है, ठीक है ना। तो हमें पहले नींव खड़ी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी करो, फिर उसके बाद हम नेट जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करेंगे, इस लेवल पर जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, चिंता मत करो, इसको लिखो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, इसको मॉडिफाइड फॉर्म देख लेते हैं पहले, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। डन, लिखो इसको। चलिए लिख लिया होगा, मिटा दें, मिटा दो भाई जान, चलिए मिटा देते हैं भाई। वांट ऑफ फैक्टर समझ आ गया, वांट ऑफ फैक्टर समझ आ गया, ठीक है। अब डिसोसिएशन के ऊपर ना एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है आगे डिसोसिएशन के ऊपर। एसोसिएशन के अंदर कुछ नहीं है, डिमराइजेशन होती है उसमें, लेकिन डिसोसिएशन के ऊपर बनी हुई है एक। क्या बनी हुई है उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका जो साइन होता है वो होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जब भी हम डिसोसिएशन करेंगे, जब भी हमारे पास डिसोसिएशन हो जाएगी या टूटेंगे, पदार्थ टूट गए और डिसोसिएशन हो गई, ठीक है, और डिसोसिएशन हो गई, डिसोसिएशन होने पर जितने पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए हैं, जितने पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इसको दर्शाते किससे, अल्फा से। जितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हुए हैं उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि कुल पदार्थ में से, कुल पदार्थ का कुछ अंश, कुछ अंश जो डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, उसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। जो डिसोसिएट हुआ है उसी को डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो होता कैसे हैं, हम आपको एक ये सीधा डायरेक्ट बता देते हैं। यदि आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें से एन आयंस बनेंगे और उसमें से बने आपके पास एन आयंस। क्या बने, एन आयंस बने आपके पास। एक मॉलिक्यूल से आपके पास एन आयंस बने, ठीक है, एन आयंस। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बनेगा किसके साथ, वांट ऑफ फैक्टर के साथ बनेगा रिलेशन में। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपका आई माइनस 1/n माइनस आई है यहाँ पर, ये आई माइनस एन माइनस 1। ये कुछ आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है, ये फॉर्मूला दिया होता है डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। एग्जांपल दें, एग्जांपल आपको एग्जांपल दें, ओके दे देते हैं भाई एग्जांपल भी। तो एग्जांपल क्या होने वाला है, एग्जांपल क्या एग्जांपल लें, KCl, KCl से K प्लस Cl नेगेटिव बना, यानी कि एक से दो पार्टिकल्स, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। कितने पार्टिकल्स बने, 2 हो गई n की वैल्यू। i की वैल्यू एक्सपेक्टेड कितने थे, 1, i की वैल्यू एक्सपेक्टेड कितने थे, 1, और एक्चुअल में कितने बने, एक्चुअल में बने 2। तो एक्चुअल में 2/1, यानी कि i की वैल्यू भी 2 आ गई। पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस, आई क्या है 2, n कितना है 2 है, -1 कर दो, ठीक है, हो गया। करना क्या था, कितने बचे, 2 में से 1, हाँ ये बचा आपके पास 1, कितने बचे, 1 बचा। 1 मिनट, अगर इसका रिलेशन बनाने लगे हैं तो आई को आई रखो ना, आई को आई रखो, एन का लो, यहाँ पे आई को आई रखो, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आई माइनस 1, ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। KCl में ये रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर आप
अल्फ़ा की वैल्यू निकालो तो एक ही बनती है, एक ही बनेगी, लेकिन रिलेशन बना रहे थे तो ये बनेगा। ठीक है, रिलेशन में i-1 बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू i-1। सिंपल है, ठीक है ना। इसको लिखो, फिर हम देखते हैं मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड क्या किया है, बस इसके अंदर से उठा के, यानी कि जो हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा है उससे ही इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कोलिगेटिव मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल हो सकेंगे उतने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, आप इसमें दो चीज़ें जोड़ोगे, वांट ऑफ फैक्टर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तीनों को जोड़ोगे आप। ठीक है, सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर को आप कैसे जोड़ें, हाँ ऐसे जोड़ो। ठीक है, किसको, वांट ऑफ फैक्टर को जोड़ने पर, किस किस के साथ जोड़ने पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ जोड़ो। पहले इसको जोड़ो, क्या होता है फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, आयोटा जोड़ा है इसमें, सॉरी आयोटा कह रहा हूँ, ये वांट ऑफ फैक्टर इसमें जोड़ दिया आपने, और ये के बी एम आ गया। वैसे आपके पास के बी एम होता है, लेकिन हमने इसमें आई जोड़ दिया, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर जोड़ दिया, ये मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट और उसके साथ साथ ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, और बोला हो आपको, देखो वांट हो फैक्टर दिया हो, के बी भी मिलेगा, डेल्टा टी बी भी मिलेगा। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे। आपको वो बोलेगा कि मोलैलिटी निकालो, तो मोलैलिटी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मोलैलिटी यहाँ से निकलेगी, मास भी यहीं से निकलेगा, मोलर मास भी यहीं से निकालोगे। मास निकालो पहले, फिर उसके बाद मोलर मास निकाल लेना। ठीक है, अगर आपको जो भी जिसका भी मोलर मास निकालना हो वो ना दिया हो, ठीक है, जो भी पदार्थ का निकालना है वो पदार्थ ना दिया हो, अब इसी वांट ऑफ फैक्टर को आप जोड़ दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके अंदर भी जोड़ दो इसको। इसका क्या होता है फॉर्मूला, हाँ इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ। बस क्या होगा, सेम है, इसके अंदर बस के एफ आ जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। आयोटा, ये आयोटा कह रहा हूँ इसको, वांट हो फैक्टर, फैक्टर आ जाएगा। तो ये भी मॉडिफाइड हो गई। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, इसमें आपने वांट हो जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमारी होती है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर होती है, ओस्मोटिक प्रेशर होती है। ओस्मोटिक प्रेशर में कौन सी, ओस्मोटिक प्रेशर में सीधा डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और साथ ही आप आई जोड़ दो इसमें, बस ये क्रिएट हो गए आपके। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है ये कोलिगेटिव मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, और ये नीट JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले। जब हम आगे क्लासेस करेंगे इनकी, तो मैं लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर कराने वाला हूँ, मॉडिफाइड के ऊपर, और काफ़ी सारे क्वेश्चन बीच में भी आ सकते हैं। इसको लिखो, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, एक एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, वाट होप पर नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे कल एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन की जो एक्सरसाइज है पहले वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद एक प्लेलिस्ट बना देंगे उसकी। ठीक है, उसमें से आप पूरी प्लेलिस्ट को कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 12th के पेपर भी आने वाले हैं। लिखो इसको, तो लिख लिया, मिटा दें, ओके मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं।
पहला न्यूमेरिकल कैसा क्या बोलता है आपको? पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 10 एम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन 90% डिसोसिएट है, तो वाट हो फैक्टर निकालना है आपको। क्या निकालना है? 10 मोलैलिटी का NaCl, ठीक है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन 90% 19% डिसोशिएट। देखो डिसोशिएट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। डिसोशिएट है तो आपको इसका वाट हो फैक्टर निकालना है, यानी कि आपको आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। देन फाइंड द वाट हो फैक्टर। निकालो, कैसे निकालेंगे? तो NaCl पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है। NaCl एक आयन है, तो NaCl एक आयन हुआ तो Na प्लस Cl में टूटेगा, यही टूटेगा ना, NaCl में टूटेगा। किस में टूटेगा? NaCl में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स बन गए, यानी कि पार्टिकल्स बन गए, दो पार्टिकल्स बने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया गया है। देखो जो ये परसेंटेज आएगी ना, 90%, 20%, 10%, 25%, कुछ भी डिसोशिएट परसेंटेज के हिसाब से हुआ है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। जैसे देखो अभी आपको परसेंटेज में गिवन है, लेकिन परसेंटेज के अलावा ग्राम में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई नंबर दे दे 0.90 जैसा इसमें बनेगा अब, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। देखो मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन देखो क्या लिखवाई थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या लिखाई थी कि कुल पदार्थ का कुछ अंश, कुल पदार्थ का कुछ अंश जो डिसोशिएट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो 90% डिसोशिएट हुआ तो ये वही तो अंश हो गया जो डिसोशिएट हुआ है, तो यही तो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तुम भी क्या काम कमाल करते हो यार। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होगा अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज से आप किस में कन्वर्ट कर लो? इसको परसेंटेज से आप किस में कन्वर्ट कर लो? अरे यार सिंपल नंबर्स में निकाल लो। 90 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.90, ये नंबर आ जाएगा 0.090, ठीक है, 0.90, ठीक है, यही आने वाला है। अब बस वांट हो फैक्टर का फॉर्मूला भर दो भाई। वाट हो फैक्टर का तो फॉर्मूला भर देंगे, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि जब भी आपके पास आयंस के अंदर कोई भी बचेगा, आयंस के लिए हमने ये निकाला था, याद करो, अब ये भी लिखवाया था, देखो पीछे नोट्स में देखो, ये लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसी में से आप आई की वैल्यू निकाल लो भाई, इसको इधर भेज दो, इधर को इधर भेज दो। आई इज इक्वल टू अल्फा, आप ऐसा कर लो ना, इसको सीधा ऐसा करो, -1 को इधर भेज दो आई की तरफ, इसकी तरफ अल्फ़ा की तरफ, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 आएगा, ये बनेगा। तो सिंपल है, निकाल लो यार। अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 0.90 प्लस ऑफ 1 आई, तो 0.90 100 90 10, यानी कि 0.10 बचेगा। फैक्टर आई और इसकी वाट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 0.10 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.10। लेकिन ये तो प्लस हुआ है ना, मैंने माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 1.90 प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। पहले माइनस हो गया था गलती से, अब मैंने प्लस कर दिया उसको, और ये 11 नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, सिंपल। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जो एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल है, इसको लिखो, फिर हम एग्जाम्पल को लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को लिखते हैं, चलो लिख दे, चलो लिखते हैं, इसको मिटाकर उस साइड लिख देता हूँ।
क्वेश्चन है 0.6 ml एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH जिसका घनत्व डेंसिटी मतलब, ठीक है, डेंसिटी 1.06 ग्राम ml इनवर्स है, को 1 लीटर जल में घोला गया है। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 0.02.5 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेपित किया है, यानी कि दिया गया है, ठीक है, प्रेक्षित किया गया, ठीक है। और अम्ल के लिए वांट होफ कारक वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है, वियोजन स्थिरांक की भी गणना करनी है, ठीक है। तो वियोजन स्थिरांक का मतलब के निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वाट हो फैक्टर निकालो, ठीक है, वाट हो फैक्टर निकालिए। तो वाट हो फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले चीज़ें लिख लो जो गिवन है, जो गिवन है वो लिखो, क्या क्या गिवन है वो लिखो, जो गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन है इसके अंदर एसिटिक एसिड, क्या गिवन है, एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या गिवन है, एसिटिक एसिड, ठीक है, बोला क्या है 0.6 ml एसिटिक एसिड CH3COOH जिसका घनत्व डेंसिटी यानी कि 1.06 ग्राम पर ml है, को 1 लीटर जल में घोला गया है। जल की इस सांद्रता के लिए हिमांक के अवनमन 0.0205 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको वाट हो फैक्टर ज्ञात करना है, क्या करना है, वाट हो फैक्टर, तो 0.6 ml आपको दिया गया है, ठीक है। और डेंसिटी भी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी है 1.06 ml, एंड पानी वाटर आपको गिवन है, ठीक है, वाटर आपको गिवन है 1 लीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ भी गिवन है, डेल्टा टी एफ क्या गिवन है, 0.20205 डिग्री सेल्सियस, यही गिवन है, और भी कुछ है इसमें, और कुछ इसमें गिवन नहीं है, तो ये सब हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करें इसको, सबसे पहले जानना होगा कि वाट हो फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाओगे आप वाट हो फैक्टर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो वाट हो फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब की बार हमें डेल्टा टी एफ गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, ठीक है, मॉडिफाइड का यूज़ करो, IKFM इसका यूज़ करना है, अब सॉल्व करना है। तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू मोलैलिटी इज इक्वल टू आई, ये आ गया। अब सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालो पहले भाई, मोलैलिटी निकालते हैं। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास केजी, मास किस में चाहिए होगा, और केजी में चाहिए होगा, किस में, केजी में, ठीक है, किस में, 1 केजी में। अब
केजी के अंदर चाहिए तो आपको तो पानी लीटर में गिवन है भाई, सॉल्वेंट ही लीटर होता है ना, तो इस लीटर को ही आप 1 kg मान लो। क्या मानते हैं? 1 kg, 1 किलोग्राम। मोलैलिटी निकालो भाई। अब मोलैलिटी के लिए सबसे पहले मोल्स चाहिए होंगे, तो इधर हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स, मोल्स कहाँ से निकाले इसके? एसिटिक एसिड 0.6 ml है, तो इसको आप ये मान लो ग्राम में, ml को ग्राम में मान लो, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो 0.6 ग्राम डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होगा? 12 है, 3 कितने होते हैं? 15 है, 15 12 है, 27, 27 और 16 है, 27 और 16 है, कितने होंगे? 43, 43 और 16 कितने? हाँ, कितने होंगे? 43 और 16, 59 और 59 और 61 कितने होंगे? 60 होगा ये, ठीक है। कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है क्या? मास निकालना है, ये मास नहीं गिवन है अभी, शायद। मास कैसे गिवन आएगा? अब यहाँ से मास निकालेंगे, डेंसिटी का हल किस लिए यूज़ करोगे आप? फिर डेंसिटी से आपको मास निकालना है, अभी मास नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले मास निकालो। मास निकालने का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला आही होता है ना। तो यही होता है, तो निकाल लो भाई, डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी? अब ऐसा करो, अब डेंसिटी के अंदर से वॉल्यूम इधर ले आओ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1.6 इंटू में 0.6 निकाल लो भाई इसको, चिकम चिकम 36 का 6 आ गया, इसके लगा लो 10, इसके लगा लो 100, तो चिकम चिकम 36 का 6, 3 हासिल, 3 का 3, 6 कम 6 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.063 आ जाएगा, ठीक है। इतना मास आ जाएगा, तो मोल्स निकाल लो यहीं से। मोल्स निकालेंगे तो 0.636 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर बचेगा, 0.106 अप्रोक्स यही बचेगा, क्योंकि हमने इसी से डिवाइड किया था, तो यही इसी से मल्टीप्लाई 6 से ही किया था, तो हमने देन, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इतने समझदार तो हो ही, ठीक है। मोल्स निकल गए 0.106, ठीक है। तो 0.106 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, 1 किलोग्राम, ये देखो मैंने 1 किलोग्राम बताया था, सॉल्वेंट वाटर ही होता है ना। तो मोलैलिटी हमारे पास आ गई 0.106, ये आ गई मोलैलिटी। इसको मिटा दें, इस साइड वाले को, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना? चलो देखो, ये हमारे पास मोलैलिटी आ गई। अब क्या करो, आप सीधा डायरेक्ट इसमें पुट करो, लेकिन इसमें पुट करने के लिए आपको के एफ भी पता होना चाहिए। तो के एफ क्या होगा? के एफ क्या होगा बताओ? आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था वाटर का तो ज़रूर याद रखो के एफ, वाटर का के एफ याद रखो, वो होता है 1.86, ठीक है। ये होता है आपका वाटर का, ठीक है। वाटर का के एफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.86, तो के एफ आ गया, पुट कर दो भाई इसमें फॉर्मूले में, बस सीधा डायरेक्ट आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना गिवन है? सिंपल है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना है? 0.0205 डिवाइडेड बाय के एफ 1.86 इंटू में क्या था? मोलैलिटी कितनी है? 0.106। इसको सिंपली सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास, इसको रखो 205 डिवाइडेड बाय 1
10,000 डिवाइडेड बाय, इसके आ जाएगा 186 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में इसके लिख लो 16, इसके आ जाएगा 1000। ठीक है, ये 30 से 30 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास i इज इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय 1, और इसके बचा आपके पास 186 बटे में 10 इनटू में 106। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो 205 ये डिवाइड करके ऊपर जाएगा इंटू 10, ये बचा आपके पास 186 इंटू 0। ठीक है, यही बचा, हाँ अप्रोक्स यही बचेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो भाई साहब, ये बनेगा 205 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 1000 48 और 3 51, 5 आ जाएगा, 6 कम 6 और 5 11 इंटू 000 इंटू 681, ये आ जाएगा 6 7 ये 9 ये 2, ये आएगा 2976। इतना दाना ही आना चाहिए वैसा ही, नहीं आएगा 681, इसको जोड़ा 6 आया, इसको जोड़ा 1 आया, इसको इसमें जोड़ा 7 आया, इसको इसमें जोड़ा 9 आया, यहाँ पर 1 आएगा, ये आएगा 19716। ठीक है, ये आएगा 200, इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका आयोट, या आयोट बोल रहा हूँ, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर आएगा लगभग, इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास निकला हुआ, मैं निकल देता हूँ 1.04 अप्रोक्स, इसी की आएगा, ये आएगा अप्रोक्स, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये था आपका फॉर्मूला विद क्वेश्चन, वो भी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ ये क्वेश्चन था आपका। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आई होप अच्छा लगा होगा और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल करेंगे। कल याद रखना एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। किसके क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।